नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम कोर्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है ना। भूगोल की क्लास आपको हमने 2 क्लासों में आपको कुछ ना कुछ बताया है ना, और आप आशा करता हूँ सीखे भी होंगे। जो छोटी छोटी बातें आपके एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न पैदा करती है ना, उसको हम लोगों ने 2 क्लासों में थोड़ा सा दूर किया है। थोड़ा सीखे होंगे। इसी क्रम में जितने टॉपिक हैं भूगोल के, हम एक एक करके आपको आराम से सिखाते चलेंगे और आप आराम से सीखते जाइएगा। ठीक, आपकी स्क्रीन पर अगला चैप्टर लिखा हुआ है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे ये कोई पूछे, क्या कोई पूछेगा, एग्जामिनर ही पूछेगा है ना, कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका क्या महत्व होता है। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका क्या महत्व होता है, और ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनका क्या महत्व होता है। ठीक, तो एक एक बातें हम लोग सीखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं ये रियल में रेखाएं नहीं हैं। ठीक, ये वृत्त है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब पहले से रेखा रेखा पढ़ते चले आ रहे हैं तो ठीक है, एग्जाम ने इसमें भी आपसे कुछ फंसाता है। ठीक है, तो क्या फंसाता है उसको हम लोग देखेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको अक्षांश और देशांतर की मिलेगी, कोई भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं ये मानव निर्मित हैं कि प्राकृतिक हैं। तो आप कहेंगे मानव निर्मित है। मानव निर्मित क्योंकि हम आपने अपनी सुविधा के लिए ग्लोब पर इन रेखाओं को खींचा है। ठीक, तो ऐसे भी पूछ सकता कि ये काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो वास्तविक तब होती जब ये पृथ्वी के साथ बनी होती। हम आपने बनाया है, कल्पना करके बनाया है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक, ऐसे करेंगे तो ऐसे जानकारी होगी। इसे बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं। ठीक, तो हम लोग पहले अक्षांश रेखा की ओर बढ़ेंगे, है ना। अक्षांश रेखा की ओर बढ़ेंगे, अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। जितने पॉइंट एग्जाम में बनते, पहला क्वेश्चन ये है कि अक्षांश रेखाएं किधर से किधर को खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं किधर से किधर को खींची जाती हैं, तो आप बताएंगे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं किधर से किधर को खींची जाती हैं, तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है। अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है, तो आप ये बताएंगे कि एक अक्षांश रेखा पर जलवायु, तापमान और मौसम लगभग समान होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई अक्षांश रेखा है, ये कोई अक्षांश रेखा, अब इसी को अक्षांश को हम मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जितना तापमान यहाँ का होगा उतने यहाँ का, यहाँ ऐसे जितना भी आप बढ़ाओगे ऊपर माने पश्चिम से पूर्व तक जो भी जलवायु की दशाएं हैं वो सेम होंगी। लेकिन चेंज क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक अक्षांश रेखा पर जलवायु समान हो सकती है लेकिन
टाइम समान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सुबह यहाँ होगी, फिर 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 होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे समय क्या है, घटता चला जाता है। तो समय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो देशांतर रेखाएं देती हैं, जबकि जलवायु के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो अक्षांश रेखाओं से प्राप्त होती है। ठीक, पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए भाई, बताइए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? अर्थात मान लो ये आपका ग्लोब है ना, ये आपका ग्लोब है, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा इधर से है और इसके ऊपर मान लो हम मान लेते हैं कि 1 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री हो गई। अब आपसे पूछे कि इसके बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, अर्थात दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितना कहेंगे? 111 किलोमीटर बताएंगे। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तीसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, अर्थात कहने का मतलब यह है, मान लो ये अक्षांश रेखा है और एक ये अक्षांश रेखा है। आपसे पूछे इस पूरे क्षेत्र को क्या नाम से किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे इसे कटिबंध कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को किस नाम से जानते हैं? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ये मन में आता होगा कि सर जी इतने कटिबंध अब तो हम बहुत ही पढ़ेंगे, है ना, बहुत याद करना पड़ेगा। तो इसी सुविधा के लिए आपके जो भूगोल बेता थे उन्होंने कहा कि पृथ्वी के जो कटिबंध हैं उनको एक एक करके ना इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक, आप देखोगे जो सबसे बीच का होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल उसको बोलते हैं जो 0 से 10 डिग्री ऊपर और 0 से 10 डिग्री नीचे होता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल। उसके बाद आप देखोगे कि 30 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है ऊपर और 30 से 35 डिग्री जो नीचे होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल। उपोष्ण का मतलब होता है कि जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती हो और ठंडी कम होती हो, उसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल। इसके दायरे में आपका भारत भी आता है। ठीक, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो तो इतने इतने कटिबंधों में जैसे आप ये कह सकते हो कि ये इक्वेटर वाला क्षेत्र है ना, विषुवतीय क्षेत्र है, इसको बोलेंगे 30 वाला उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद आप 60 वाले के पास जाएंगे, 30 60 से 65 या 65 से 60 से 65 है ना, ऊपर और नीचे, तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा मात्रा में हो और गर्मी नाम मात्र को हो, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल। उसके बाद आप देखोगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय या शीत कटिबंध के नाम से जानते। तो ऐसा क्षेत्र पृथ्वी का जहां पर केवल ठंडी ठंडी होती उसे बोलते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो ये सब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। आपने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक, अगला पॉइंट आपसे पूछता है कि अक्षांश रेखाओं से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो अक्षांश रेखाओं के किसी भी देश की स्थिति, जलवायु और तापमान के बारे में पता चलता है। कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का क्या नाम है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का क्या नाम है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का क्या नाम है? तो क्या बताएंगे आप? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम है विषुवत रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम ये विषुवत रेखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा, अगर आप बात करोगे अक्षांशों की, तो अक्षांश पे ये पूछता है कि अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर छोटी होती हैं कि बड़ी? तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी लंबाई कम होती चली जाती है ना। लंबाई क्या होती है? कम होती है।
तो आप ये कह सकते हो कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर इनकी लंबाई में कमी होती जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं? क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं? तो आप बताएंगे कि जी नहीं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप देखो, क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहीं की काट कर रही हैं? तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड जो होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक। अर्थात पेपर में आता है कि क्या अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं? तो बिल्कुल समांतर होती हैं, ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अक्षांश रेखाएं रेखीय होती हैं कि वृत्तीय होती हैं? तो आप बताएंगे कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो आपकी रेखीय ना होकर वृत्तीय होती हैं। आप देख सकते हो कि इधर से जाएंगी और उधर से पूरा सर्किल बना के आती हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपकी वृत्तीय होती है, ना कि रेखीय होती है। ठीक। कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना उतने हम बता देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, देखो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर इनकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई इनकी बढ़ती जाती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बना सकता है? एक क्वेश्चन और पूछ लेता है भाई। क्या पूछता है? पूछता है ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, थोड़ा ध्यान देना भैया, है ना। संख्या पूछेगा तो आप जानते हो कुल अक्षांशों की ये बात कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है एक एक कोण पर मानकर एक एक रेखा को खींचा जाता है। और आप जानते हो कि कोई रेखा हो और उस पर कोई लंब पड़ा हो, है ना, तो कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। इस कारण से 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक 90 और नीचे 90, 90 90 हो गया 180, और एक जो आपकी 0 डिग्री जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, उसको ऐड कर लेते हैं तो आप कह सकते हो 90 प्लस 90 प्लस 1 कितनी हो जाएंगी भाई आपकी? तो टोटल हो जाएंगी 181। 181 अर्थात अक्षांशों की, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो आप बताएंगे 181। ठीक है, 181। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछेगा, अब ये बात हो गई, फिर आप ध्यान देंगे कि आपसे पूछे कि अब अक्षांश, कुल अक्षांशों की संख्या बताया आपने 181। अगला क्वेश्चन पूछेगा ग्लोब पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या। अक्षांश वृत्तों की संख्या, ध्यान देना थोड़ा सा, ये एग्जामिनर आपको यहां पर फंसाता है। अक्षांश वृत्तों की संख्या के लिए आप देखोगे कि जब हमारी, मान लो कि ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और यहाँ पे आप ऐसे अक्षांश रेखाओं को खींच रहे हैं, खींचते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर केवल ये बिंदु बचेंगे। ठीक, केवल ये कितने बचेंगे? बिंदु बचेंगे। इस कारण से ये दो घट जाती हैं, तो 181 से 2 कम कर देंगे तो कुल वृत्तों की संख्या जो आएगी वो आई आपकी 179। कितनी आएगी? 179। इस प्रकार से अक्षांशों की, जो अक्षांशों की संख्या कुल पूछे
181, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे 179। ये क्या करती हैं ग्लोब पर, किसके लिए मदद करती है? तो ये जलवायु बताते हैं, किसी देश की स्थिति बताती हैं, ये सब बातें होती हैं अक्षांश रेखाओं की। ठीक, आपसे पूछे एक अक्षांश रेखा पर क्या समान होता है, तो एक अक्षांश रेखा पर हमेशा जलवायु तापमान समान होता है, जबकि समय असमान होता है। कोई समस्या नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे भाई, और क्या बन सकता है आपसे? एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप देखोगे कि मान लो ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, आप देखोगे ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके 5 डिग्री ऊपर और इसके 5 डिग्री नीचे, आप ये कह सकते 0, ये हो गया 5, ये हो गया 5, है ना। या मान लो किसी किसी बुक में ये आपको 10 भी मिलता है ना। ठीक, 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये आपका सबसे शांत क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। ठीक, डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं। और ये पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र होता है कि 24 घंटे में 24 घंटे में तीनों मौसमों का मजा लिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य है, सूर्य का सबसे सीधा प्रकाश इसी पे पड़ता है, और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महासागर भी आते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना, फिर प्रशांत महासागर। तो सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ पर सुबह तो नॉर्मल होती है। ठीक, सुबह नॉर्मल होगी, लेकिन जैसे जैसे धूप चढ़ेगी, जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है तो लगभग 2 बजे तक यहाँ पर जलवाष्प बन जाता है, माने संघनन की क्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद 2 बजे से या 2:05 से यहाँ पर वर्षा शुरू होती है, और लगभग 4 बजे तक मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक, नॉर्मल मौसम सुबह था, दोपहर आई, गर्मी हो गई। गर्मी होने के बाद आप देखोगे कि अगर गर्मी का महीना चल रहा हो और अचानक तेज हल्की से हवाएं चले और बारिश होने लगे तेजी से, तो आप देखोगे कि मौसम परिवर्तन हो जाता है, ठंडक लगने लगती है। तो यहाँ पर जब बरसात होकर निकल जाती है, बरसात शुरू हुई, उसके बाद जब ये 2 घंटे वर्षा होने के बाद फिर क्या होता है कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे ठंडक का एहसास बढ़ना शुरू हो जाता है, और रात में बिना चद्दर के आप सो नहीं पाएंगे। ठीक, इस कारण से गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों का मजा यहां पर लिया जाता है। और इस क्षेत्र में आता है एक देश जिसका नाम है ब्राजील देश। और आप ये भी जानते हो कि ब्राजील देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील देश किस महाद्वीप में है, तो आप बताओगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में 5वां देश कौन सा है, तो आप बताएंगे ब्राजील देश आता है। ठीक, इसी कारण से यहाँ के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता है वहाँ पे बहुत घने वन होते हैं, बहुत घने वन होते हैं। और बताया जाता है कि ऐसे वन होते हैं कि सप्ताह गुजर जाता है लेकिन उनके जमीन पर धूप नहीं लगती है। जब धूप नहीं लगती है तो वो क्षेत्र हो जाता है दलदली। इसी क्षेत्र में एक पड़ता है बहामा द्वीप। बहामा द्वीपों को सांपों का द्वीप कहा जाता है। ठीक, और बहामा द्वीप को क्या कहते हैं? सांपों का द्वीप। तो आपसे पूछे सांपों का द्वीप किसे कहते हैं, आंसर आएगा बहामा द्वीप। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दलदली क्षेत्रों पे जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाती है, और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राजील देश है। बात समझ गए? तो ये पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे ये सब देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है, अक्षांश रेखाएं कोणीय होती हैं क्योंकि अक्षांश रेखाओं को एक एक कोण पर एक एक अक्षांश रेखा बनाया जाता है। ठीक,
तो आशा है कि अक्षांश रेखा आपकी समझ में आई होंगी। ठीक भैया, कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में जो जानकारियां मिलनी चाहिए, जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है, लगभग हमने सब बता दिया। पहला क्वेश्चन ये बताया था कि ये किधर से किधर खींची जाती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। ग्लोब पर कुल इनकी संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की कुल संख्या होती है 181, लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, तो वो 179 होती है, हमने बताया है आपको। ये क्या काम करती हैं, ग्लोब पर किसका काम करती हैं, तो ये किसी देश की स्थिति और जलवायु के बारे में पता लगाते ही हाँ या बताती हैं। ठीक, इनमें एक अक्षांश रेखा पर जलवायु समान रहती है लेकिन समय अलग अलग होता है। ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके आकार में कमी होती जाती है। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, तो कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके अक्षांश रेखाओं से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं, है ना। देशांतर रेखाओं का क्या यूज होता है। ये आपकी हैं देशांतर रेखाएं। वहां पे आपने पढ़ा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, जबकि आपकी बात अब आएगी देशांतर रेखा माने लॉन्गिट्यूड की। देशांतर रेखा, है ना। देशांतर रेखाओं के बारे में अगर बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में देखेंगे। अब देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बनता है कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग कैसे होता है, इनका क्या महत्व होता है ग्लोब में, ग्लोब पर इनका क्या महत्व होता है। तो आप ये बताएंगे कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये हमारे ग्लोब पर समय को निरूपित करती हैं। किसी भी देश के समय के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो आप बताएंगे देशांतर रेखाओं से मिलती है ना। किससे मिलती है भैया, देशांतर रेखाओं से मिलती है। ठीक, अब देशांतर रेखाओं की वहां पे बात किया था, अक्षांश रेखाओं की, तो आप उनकी संख्या याद किए थे। आपसे पूछता है कि हमारे ग्लोब पर कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल देशांतर कितने हैं, तो आप बताएंगे 180। इधर आप जानते हो जीरो के जस्ट पीछे क्या होता है, 180 होता है ना। तो 180 इधर और 180 इधर, कुल मिला के कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360 होगी, है ना। कितनी होगी, 360 होगी। इससे पहले आपको और पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि यह देश इतने देशांतर पर स्थित है और वहां पर सुबह के 9 बज रहे हैं, तो भारत देश की स्थिति क्या होगी, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये तैयारी बनाओ कि ये देशांतर का मतलब क्या होता है। अगर पूछ ले कि हमारी पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, हमारी पृथ्वी को एक देशांतर घूमने पर कितना समय लगता है। अच्छा, आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। और आपको ये भी पता है कि मान लो कि ये पेन है ना, और ये पूरा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा 360 डिग्री का कोण बनाया गया। कितना बनाया गया, 360 डिग्री का कोण बनाया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री देशांतर पृथ्वी को घूमने के लिए कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, 24 घंटे का समय लगता है। अब ये घंटे और मिनट वाला फंडा पूछता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट लगते, तो आपको मिनट में अगर चेंज करना है तो आप कहोगे 360 डिग्री बराबर
24। अब घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो मिनट के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 60 से। ठीक, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 × 60, 60 छक्का 360। ठीक, 6 × 6, 6 चौक 24। अर्थात कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्या इतनी बात समझ पाए? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है। अर्थात हमारी पृथ्वी को एक देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, 4 मिनट का समय लगता है। इतना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि भारत देश का मानक समय 82.5 डिग्री है और भारत में सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय क्या होगा? समझ पा रहे हो? और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको अभी हम ये बताएंगे क्या फंडा इसका है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देशांतर की कुल संख्या 360 होता है। 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए, और 24 घंटे को जब हम इसको सेकंड और मिनट और देशांतर में चेंज करेंगे तो 360 बराबर 24 × 60 कर देंगे। उसके बाद कट्टम पिट्टी करके, है ना, 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। उसके बाद आप देखोगे भैया, आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये दिखाई दे रहा होगा ना कि ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। सबसे पहला और एक क्वेश्चन बना सकता है कि देशांतर रेखाएं किधर से किधर खींची जाती हैं, तो देशांतर रेखाएं आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट, ये किधर से किधर खींची जाती हैं, तो आप कह सकते हो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ठीक, उसके बाद क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं? क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं? तो आप बताएंगे जी हां, ये अक्षांश रेखाओं की भांति समांतर नहीं होती हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कहां करती हैं? ध्रुवों पर। ये एक दूसरे को ध्रुवों पर काटती हैं। क्या करती हैं? काटती हैं। ये एक दूसरे को ध्रुवों पर काटती हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं। आप देख रहे होंगे कि इधर से आती हैं ये और इधर से आती हैं ये। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को किस नाम से जानते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे गोरे के नाम से जानते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे के नाम से जानते हैं। अर्थात ये कह सकते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला जो संतरे के जैसा, फाकी जैसा दिखाई देता है ना, तो ये बताओगे संतरे के टुकड़े जैसा दिखाई देता है, तो ये जो है आपका, ये गोरे कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को गोरे के नाम से जाना जाता है। और एग्जामिनर पूछेगा एक गोरे बराबर होता है, तो आप 4 काले मत बताइएगा कि एक गोरे बराबर 4 काले ना। एक गोरे बराबर होता है 111.32 किलोमीटर। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विषुवत रेखा पे इसकी जो दूरी है वो कितनी मिलेगी आपको? सबसे ज्यादा मिलती है। और एक गोरे बराबर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर के बराबर होता है। कई बार एग्जाम में आया है कि एक गोरे बराबर, तो आप बताना 111.32 किलोमीटर। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अगला पॉइंट। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या काम करती हैं। तो ये समय बताने का काम करती हैं, है ना, ये समय बताने का काम करती हैं।
इससे किसी भी देश के समय को निरूपित किया जाता है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे बात करें। और क्या पूछता है, और इससे एग्जामिनर से क्या बन पाएगा? आपसे पूछता है कि एक देशांतर रेखा पर क्या समान होता है। तो आप देखोगे कि मान लो ये आपका सूर्य है। क्या है? ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। आप देखोगे कि कुछ ऐसी रेखाएं होंगी जिनको हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं और ये आपकी देशांतर रेखा कहलाती हैं। तो सूर्य के सामने जो भाग होगा वहां पर दिन होगा और जो सूर्य के सामने नहीं होगा वहां पे रात होगी, है ना। तो मान लो कि सूर्य की किरण पड़ी तो यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी। ठीक, बस आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ के। ठीक, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में पड़ेगा तो आप ये कह सकते हो कि या ये वाला जो क्षेत्र होगा यहां पे क्या होगा? दिन होगा। अर्थात यहां भी सुबह, 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 यहां भी सुबह। बस फर्क इतना है कि यहां गर्मी की सुबह, यहां कुछ कम गर्मी की सुबह, यहां थोड़ा ठंडी की सुबह, और ठंडी और ठंडी और ठंडी, लेकिन होगी क्या? सुबह होगी। अर्थात आप ये कह सकते हो कि एक देशांतर रेखा पर, एक देशांतर रेखा पर समय समान होता है, जबकि तापमान, जलवायु अलग अलग होती है। आप साफ साफ देख सकते हो कि जो यहां पे होगी वो यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अर्थात कहने का मतलब यह है कि विषुवत रेखा के जो पास का क्षेत्र है वहां पे गर्मी का माहौल होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडी का माहौल होगा। और ये जो रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इस कारण से देशांतर रेखा पर, एक देशांतर रेखा पर समय तो समान होता है लेकिन जलवायु और तापमान समान नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक देशांतर रेखा पर क्या समान होता है? तो समय, और समय समान होता है जबकि जलवायु, तापमान ये सब भिन्न भिन्न होता है। बात समझ गए होंगे? अगला क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बनता है? अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया के समय को कौन सी देशांतर रेखा से निरूपित किया जाता है, दुनिया के सभी देशों का समय किस देशांतर रेखा से तय किया जाता है? तो आप बताएंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा से। किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो आप बताएंगे कहां से गुजरती है भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है इंग्लैंड की एक वेधशाला है जिसका नाम ग्रीनविच वेधशाला है। इसी को हम लोग बोल देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा। थोड़ा सा ध्यान देना भैया, ये जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये हमारे पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। ये जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहीं से पूरी दुनिया का समय डिसाइड किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इसका क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से इसको जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से आगे है कि पीछे है? तो आप जानते हो कि जो भारत का मानक समय है वो आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध। 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कुछ ऐसी स्थिति होगी। और आप ये भी जानते हो कि आपको ये पता है ना कि मान लो ये भारत है, ये भारत है। देखो भाई बना दे थोड़ा सा।
मान लो ये भारत है ना, मान लो भारत है। आप देखोगे कि एक देशांतर रेखा भारत के सबसे पूर्वी बिंदु से जाती है और एक रेखा जो आपके भारत के पश्चिमी बिंदु से जाती है। ये जो पश्चिमी बिंदु से जाती है इसको बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इसको बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब बड़ी समस्या, अब आपकी समझ में आ रहा सर जी ये ईस्ट ईस्ट का चिल्ला रहे हो, है ना, क्योंकि ये तो पश्चिमी है, तो पश्चिमी नहीं है, क्योंकि जो हमारा भारत है ना वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए पेपर में आपसे पूछता है कभी कभी कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। बड़ी समस्या होने वाली थी, ठीक है, क्योंकि भारत के समय को अगर जब तक, और एक चीज है हर देश का अपना एक मानक समय होता है, बड़ा गड़बड़ होने वाला था। क्या भारत के पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिमी बिंदु में बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे सुबह पहले होती है, यहाँ पे सुबह बाद में होती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश इसलिए चला क्योंकि अरुण का मतलब होता है सूर्य, आंचल का मतलब चल के आना, ठीक है। कहने का मतलब यह है अरुणाचल प्रदेश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य सबसे पहले अपना हस्ताक्षर करता, माने सबसे पहली किरण अरुणाचल प्रदेश पे पड़ती है, इसलिए भारत के सबसे पूर्वी राज्य का नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सुबह पहले, यहाँ पे सुबह बाद, बड़ा गड़बड़ होने वाला था। यहाँ पे 7 पहले बजते तो यहाँ पे 7 बाद में बजते। पेपर में आता है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर है, तो आप रटे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कितने का अंतर है, तो आप बताओगे 2 घंटे का। कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। बड़ी समस्या होने वाली थी, क्योंकि 2 घंटे का अंतर मिटाया कैसे जाए। तब लोगों की समझ में आया कि भैया ऐसा कुछ करो। लोगों को क्या भूगोल वेताओं ने बताया होगा, है ना, भूगोल वेताओं ने कहा कि भारतीय मानक समय, हर एक देश का अपना मानक समय होता है। भारतीय मानक समय रेखा ये है जो आपकी 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। कहा गया कि जितना अंतर आपको यहां मिलेगा उतना अंतर यहां मिलेगा, और इस प्रकार से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 है। कैसे आपका 2 घंटे का अंतर था? आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये 68 है और ये 97 है ना, 97 माइनस 68, इसको घटाएंगे तो ये निकल के 29 डिग्री आएगा। ये 7 मिनट और ये 25 मिनट, हम इसको मान लिए क्या, हम इसको मान लिए 30 मिनट। कितना मान लिए? 30 डिग्री देशांतर मान लिए, ठीक, 30 डिग्री देशांतर मान लिए। अब आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट के होता है? 4 के, इसलिए 30 गुणे 4, है ना। क्या करेंगे? 30 गुणे 4 करेंगे तो निकल के आएगा 120 मिनट। जब 120 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो निकल के आएगा 2 घंटे, और यही 2 घंटे हैं जो आपका अंतर है। समझ रहे हो? ये आपका 2 घंटे का अंतर है। अब इस घंटे को, इस 2 घंटे के अंतर को मिटाना था, क्योंकि आप जान रहे हो कि आज पेपर बराबर हो रहा है तब लीक हो जाता है। अगर यहाँ पर 2 घंटे पहले होगा तो यहाँ पे 2 घंटे बाद में होगा। अगर ये अनाउंस कर दिया कि भारत, भाई जानते हो कि भारत देश है ना बहुत बड़ा देश है, तो भारत देश में अगर ये कहते हैं प्राथमिक विद्यालय पूरे भारत में 7 बजे खुलेंगे, बिल्कुल से खुलते भी हैं गर्मियों में। अगर यहाँ पर 7 बजेगा मेरे भाई, अगर यहाँ पे 7 बजेगा तो यहाँ पे कितना बजेगा? 5 बजेगा, ठीक, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर 7 बजे स्कूल पहुँचना तो संभव है, लेकिन सुबह 5 बजे स्कूल पहुँचना संभव नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए, है ना, इसको ध्यान में रखते हुए सभी देश का एक मानक समय होता है, और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री रखा गया। और ये पता चला कि इसमें से 1 घंटा इसको दे दिया गया। मान लो एक के पास 2 हो और एक के पास 0 हो, अब बराबर करना है तो क्या करोगे? इससे इसको 1 दे दोगे, एक इसके पास एक इसके पास, बात हो गई बराबर। आशा करता हूं समझ पाए होंगे, है ना, समझ पाए होंगे। तो आप देखो अब भारत का जो मानक समय हो गया वो 82.5 डिग्री हो गया, ठीक, 82.5 डिग्री हो गया भाई। अब आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय में कितने समय का अंतर है। भारतीय मानक समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय में कितने समय का अंतर है, ठीक, भारतीय मानक समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय कितने समय का अंतर है? तो ये है 0, ये है 82.5। अब आप ये करो 82.5 माने 82.5
गुणे 4 करोगे तो ये निकल के आएगा 330 मिनट। कितना आएगा? 330 मिनट आएगा। अब 330 मिनट को अगर आप चेंज करोगे घंटे में, तो 330 मिनट को अगर घंटे में चेंज करोगे तो निकल के आएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो आप ये समझ गए कि भारतीय मानक समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय में कितने समय का अंतर है। तो भारतीय मानक समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय में अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। कितना? 5 घंटे 30 मिनट का। अब ये एग्जामिनर पूछता है कि भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है कि पीछे है। फिर समस्या, आगे है कि पीछे है। तो आप ये बताओगे कि भैया क्या, एग्जामिनर से भैया कैसे बोलोगे ना, तो उनसे ये आप टिक लगाओगे कि भाई 5.5 घंटे आगे है। अब 5.5 घंटे आगे है तो कैसे है, इसके लिए आप देखो भारत मान लो ये बीच, ठीक, और ये 0 डिग्री। आप जानते हो ये आपका पूर्व है ना, पूरब है। अगर सूर्य निकलेगा तो पहले भारत पे पड़ेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर पड़ेगा? तो पहले भारत पे पड़ेगा। इस कारण से जो भारत का मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। समझ पाए किस तरीके से 5.5 घंटे आगे है? क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध माने ईस्ट पे है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा तो 0 पे ही है। और इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक क्वेश्चन और पूछता है, आपसे पूछता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोलते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब आप ये कह सकते हो कि कौन सी देशांतर रेखा जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो आप कहोगे 180 डिग्री को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलेंगे। आपने देखा होगा कि 12 बजते हैं जब शाम रात में, उसके बाद डेट चेंज हो जाती है। तो ये डेट चेंज करने वाली रेखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब डेट कैसे चेंज होगी? आप देखोगे कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, है ना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, तो 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 772 मिनट के। और 772 मिनट को जब घंटे में आप चेंज करोगे तो वो 12 घंटे निकल के आता है, और 12 घंटे के बाद तिथि चेंज होती है वो रात वाली। ठीक है, इस कारण से इसको बोलते हैं तिथि रेखा। तो आपकी समझ में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पूरी तरह से आ गई होंगी। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा से, वो सब हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर कोई त्रुटि या कोई क्वेश्चन आपसे छूटता है अक्षांश और देशांतर से, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, हाँ, इससे और क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बनते हैं तिथि से। पूछा जाता है कि जैसे मान लिया जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे सुबह के 6 बज रहे हैं, तो भारत पे क्या टाइम हुआ होगा। तो इसको जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें हम तरीका आपको बता देंगे कि कौन से कैसे तिथि निकाली जाती है। एक क्वेश्चन और छूट गया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई नाविक अपनी यात्रा शनिवार को प्रारंभ करता है और वो धीरे धीरे 0 डिग्री देशांतर रेखा को पार करके पश्चिमी गोलार्ध में पहुंचता है, तो वो कौन से दिन में होगा।
ठीक। तो पश्चिमी गोलार्ध में उसका एक दिन घट जाएगा, अर्थात अगर इधर यहाँ पे शनिवार है तो वहां पे क्या होगा, शुक्रवार होगा। एक दिन का डिफरेंट होता है। और डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि 180 डिग्री एक तिथि रेखा कहलाती है, इसके पीछे वाली 180 डिग्री तिथि रेखा होती है। ठीक। और कोई अगर क्वेश्चन फंसता हो अक्षांश और देशांतर से तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलेगा। ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तब भी आप एग्जाम कोच से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।